फाइनली कंगुआ थिएटर्स में आ चुकी है। रिव्यूज मूवी के पॉजिटिव नहीं है, बट इस चैनल का काम मूवी का रिव्यू करना नहीं है, बल्कि मूवीज की डिकोडिंग, हिडन डिटेल्स, इन सब का है। मूवी चाहे कैसे भी हो वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मूवी देखी है बट मूवी समझ नहीं आई, क्योंकि बहुत ही फास्ट फेज में बहुत सारी चीजें एकदम से बता दी जाती हैं। 5 कबीलों के बारे में, पास्ट प्रेजेंट के बारे में। अगर हम मूवी की मेन चीजों को समझ लें तो मूवी कहीं से भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करती। भाई मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। तो एंडिंग पे जाने से पहले चलो एक बार इसकी कहानी पर नजर मार लेते हैं। तो स्पॉइलर वार्निंग देते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की कहानी 2 टाइम लाइन में चल रही है। प्रेजेंट 2024 का है एंड यही पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में हमें कहानी दिखाई जाती है 1070 की। तो प्रेजेंट पे हम लोग देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है ब्रेन एनहेंसमेंट और सुपर पावर्स को लेकर। यहीं पर एकदम से अलार्म बजता है कि जेटा नाम का एक बच्चा रशियन बायोमेडिकल फैसिलिटी से भाग गया है। भाई जेटा इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ लास्ट में दिखाया गया है जिसे देखने के बाद मेरा माइंड ब्लो हो गया। अभी आएंगे इस पर। तो होता क्या है, ये बच्चा भाग जाता है लैब से और बीच बीच में इसे विजुअल्स भी आते हैं एक बंदे के। अब वो पर्सन कौन था? कंगुआ। कंगुआ का रीइंकार्नेशन हुआ है फ्रांसिस के रूप में। अब जब बच्चे को विजुअल्स आ रहे हैं अपने पास के, तो वो कंगुआ की खोज में फ्रांसिस के पास पहुंचता है। अब ये हमारे माइंड में चल ही रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका। वैसे ही मूवी स्विच होती है अपने पास्ट में, यानी 1070 में। यहाँ हमें देखने को मिलता है हिंद महासागर में रोमन एम्पायर का एम्परर ऑर्लियस अपने 25,000 सोल्जर्स को लेकर भारतीय उप महाद्वीपों को जीतने निकला है। अब क्योंकि छोटी मोटी वॉर के बाद, ट्रेवल के बाद, रोमन सम्राट को स्टे के लिए एक जगह चाहिए थी जहां वो रहने और अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के साथ साथ रणनीतियां भी बनाता। तो इसी दौरान अर्लियस की नजर जाती है इन 5 द्वीपों पर जो अपने आप में ही एक यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। हाँ, इन 5 द्वीपों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहला मंडायरू, वेंगाडू, मुक्काडू, अर्थी एंड पेरुमाची। ओवरऑल इन 5 द्वीपों को पंच द्वीप बोला जाता है। मूवी बेसिकली 2 द्वीपों को हाईलाइट करती है जिनके बीच फाइट होनी है। पहला पेरुमाची और दूसरा अर्थी। अब इन 2 द्वीपों को ज्यादा हाईलाइट किया गया है तो हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पेरुमाची, यहाँ के लोगों को बोला जाता है पेरुमलाथन। इस कबीले के लोग बहुत ही निडर और साहसी वॉरियर थे और सबसे बड़ी खासियत इस कबीले की थी, ये कभी युद्ध से पीछे नहीं हटते थे। और यही नहीं, ये मुथिगन नाम की अग्नि की पूजा किया करते थे और इसी कबीले से बिलोंग करता है कंगुआ। बस इस कबीले के बारे में हमें इतना ही जानना है। यही दूसरा आइलैंड है अर्थी। अर्थी का ओवरव्यू हम ले, ये दिखने में लाल है। यहाँ आयरन हिल्स है। कबीले के लोगों की हॉबीज है हत्या करना, खून खराबा करना। सीधा बोलूं तो ये एक प्रकार के वाइल्ड एनिमल थे। अब जैसे पेरुमाची के लोगों को पेरुमलाथन बोला गया है, वैसे यहाँ के लोगों को अर्थर बोला जाता है। और ये सेमाली रक्षक वृक्ष को पूजते हैं, उन्हें खून से स्नान कराकर। बड़ा ही हरामी टाइप का ये कबीला था भाई। हरामी वर्ड से याद आया, ये वर्ड याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बहुत ही शॉकिंग चीज दिखाई गई है। तो बैक टू द स्टोरी। इस कबीले का यानी अर्थी कबीले का मुखिया होता है उदीरन, जिसे बॉबी देओल ने बहुत ही वाइल्डली प्ले किया है। देखने में यार डर तो लग रहा था। सो पेरुमाची और अर्थी आइलैंड के बारे में इतना ही जान लो, बहुत है। अब आगे चलकर होता क्या है, रोमन्स म्यासन को चुनते हैं जो इन 5 द्वीपों की जानकारी रखता था। रोमन एम्पायर के एम्परर अर्लियस ने अपना एक बंदा इस म्यासन के साथ भेजा इन 5 द्वीपों का जायजा लेने कि कौन सा द्वीप रोमन्स के लिए बेस्ट है। अब ऑब्वियसली पेरुमाची इन्हें सबसे बेस्ट लगता है। वहीं पर इन्हें डेरा डालना था वहां के लोगों को मारकर। अब जैसा कि मैंने बताया पेरुमाची में वॉरियर्स रहते हैं, तो वहां पर एकदम से अटैक करना और उनके लोगों को मारना इतनी रोमन्स में ताकत नहीं थी। भले ही ऑरेलियस के पास 25,000 रोमन सैनिक थे पर पेरुमाची से टक्कर नहीं ले सकते थे। पॉलिटिक्स, यहाँ पर पॉलिटिक्स से खेल खेलना था। तो म्यासन यहाँ पर करता क्या है, मंडियारू कबीले से कुड़वान को लाता है जो कि अपनी फैमिली के लिए ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है कुछ पैसों के लिए। ये बस करता ये है कि अपनी बुद्धि से पेरुमाची के वॉरियर्स को धीरे धीरे करके मारना चालू कर देता है। इससे होता क्या, पेरुमाची के वेल ट्रेन्ड वॉरियर्स खत्म हो जाते और रोमन्स यहाँ पर आकर कब्जा कर लेते। तो कुड़वान अपने काम पर लग जाता है एंड पेरुमाची से 100 वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स ले जाता है, मुखिया से ये बोलकर कि जहाज बनाने में रोमन्स इनकी हेल्प लेना चाह रहे हैं और इस मजदूरी के बदले रोमन्स इनको देंगे काम, धन और विश्व ज्ञान। तो लेट्स कुड़वान एक दिन 100 सोल्जर्स ले जाता है एंड मौका देखकर उन्हें वहीं पर मरवा देता है। देन अगले दिन जब ये और 100 सोल्जर्स को ले जा रहा था
तो वहीं पर ये पकड़ा जाता है और कंगुआ इसे सजा के तौर पर देता है मृत्यु दंड। अब क्योंकि ये फायर की वर्शिप करते थे तो कुड़ुवान को ये जलाकर मारता है। बट कुड़ुवान को तो पेरूमाची के लोग मार रहे थे, यहीं पर इनके बीवी बच्चे भी थे। तो मंडियारू कबीला जिससे कुड़ुवान बिलोंग करता है वहाँ का मुखिया आता है और वो आकर सीधा बोलता है कि भाई इनके बीवी बच्चों को भी इन्हीं के साथ जला दो। बट कंगुआ इसके खिलाफ होता है क्योंकि वो बिलीव करता है जिसने गलती की है उसे ही सजा मिले, ना कि उसके पूरे खानदान को। जब चारों तरफ से ये प्रेशर आने लगता है कि इनकी फैमिली को भी मार दो, तो कुड़ुवान की पत्नी अपने बेटे को छोड़कर खुद आग में कूद जाती है। लेकिन मरने से पहले ये कंगुआ से ये वचन लेती है कि तुम मेरे बच्ची की रक्षा करोगे, प्राण रक्षा। और कंगुआ भी यहाँ पर हाँ बोल देता है। भाई हाँ नहीं बोला था क्योंकि इसी बच्ची के चक्कर में लिटरली एंड तक आते आते कंगुआ के तो लग गए थे। एनीवेज कंगुआ ने पूर्वा की प्राण रक्षा करने का वचन ले लिया था, तो फिर क्या, वचन निभाना पड़ेगा। इसी वचन को सेंटर में रखते हुए ये मूवी आगे बढ़ती रहती है। शुरू में पूर्वा कंगुआ के खिलाफ था क्योंकि कंगा ने उसके फादर कुड़ुवान को सजा दी थी, लेकिन कंगुआ इसकी इतनी देखभाल करता है कि उसका दिल भी पिघल जाता है और पूर्वा लॉयल हो जाता है कंगुआ के लिए। बस इतना ही याद रखने लायक है क्योंकि बीच में जो भी चल रहा था उसे सुनते सुनते कान दर्द करने लगते हैं क्योंकि बात बात पर लोग इतना चीख रहे थे, एक टाइम के बाद इरिटेट करने लगती है ये चीज। और ऊपर से इतना लाउड म्यूजिक, भाई लिटरली मैं पर्सनली बताऊं मेरे थिएटर वाले ने सेकंड हाफ में वॉल्यूम बहुत ही डाउन कर दिया था। साइड के स्पीकर्स तो चल ही नहीं रहे थे, आवाज सामने से आ रही थी बस। और इसको लेकर मेरी शिकायत नहीं है बल्कि सभी की शिकायत है। सभी लोग यही बोल रहे थे कि भाई बहुत ही लाउड म्यूजिक है। एनीवेज कहानी में आगे बढ़ते हैं। रोमन्स जब पेरूमाची पर कब्जा नहीं कर पाते तो मियासन इन्हें सजेस्ट करता है ये जाएं अरथर के पास जिसका मुखिया उदीरन था। इस काम में वही इनकी हेल्प कर सकते हैं। वैसे अर्थी का पेरूमाची से पहले से ही 36 का आंकड़ा था, तो उदीरन रोमन्स का ये ऑफर मान लेता है। ये एक एक करके अपने बेटों को बेचता है पर साले सब मारे जाते हैं। एंड इनके मरते ही उदीरन पेरूमाची की इस वॉर को पर्सनल बना लेता है एंड आगे चलकर वो पेरूमाची पर खुद से हमला कर देता है। मूवी के बीच में इनके कुछ रूल्स वगैरह भी एक्सप्लेन किए जाते हैं बट उदीरन इन रूल्स को मानता नहीं है और डर का भय दिखाकर ये 2 और कबीलों को अपने साथ कर लेता है, मंडियारू आइलैंड से मंडागर्स को और मुक्काडू आइलैंड से मुक्काटर्स को। बेसिकली इन 2 आइलैंड पर रहने वाले कबीले उदीरन के साथ हो जाते हैं और बाकी का बचा वेंगाडू और पेरूमाची, ये इनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी थे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं पेरूमाची की ओर जब उदीरन अपनी सेना लेकर जा रहा होता है तो कंगुआ थोड़ा दिमाग से खेलता है। अब इस क्लाइमैक्स में मूवी और भी अच्छी हो सकती थी जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट और भी बना रहता। क्लाइमैक्स वेल रिटन नहीं है। उदीरन जो कि एक बहुत ही तगड़ा विलन हो सकता था और फाइट भी इंटेंस हो सकती थी, वहां पर बहुत ही बेकार क्लाइमैक्स लिखा गया है। लिटरली इससे अच्छा क्लाइमैक्स तो मेरे पास लिखा हुआ है। डोंट वरी गाइस, इस पर भी एक रीराइट वीडियो आएगी, बस मेकर्स वीडियो रिमूव करने का नोटिस ना भेज दे। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। तो कंगुआ यहाँ पर दिमाग का यूज करता है, वो उदीरन की आर्मी को काले जंगल की ओर डाइवर्ट कर देता है जहाँ पर कंगुआ अपने दिमाग का यूज करके एक एक करके उदीरन की आर्मी को मार देता है। पूर्वा उदीरन के हाथ लग जाता है एंड जहाज पर जो हमें फाइट दिखाई गई थी वहां पर उदीरन पूर्वा की हेल्प से कंगुआ को मारने की कोशिश करता है। कंगुआ पूर्वा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था और उदीरन उस पर हावी हो गया था। अब जैसे कि पूर्वा कंगुआ के लिए बहुत ही लॉयल हो गया था तो ये कंगुआ को पिटते हुए नहीं देख पा रहा था। इतने में ही हम देखते हैं कि पूर्वा जिस रस्सी से लटका हुआ था वो रस्सी काट देता है और कंगुआ को फ्री करता है अपना सेक्रीफाइस देके। बस यहाँ पर हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती। जो वचन कंगुआ ने पूर्वा की माँ को दिया था वो वचन टूट जाता है, यानी पूर्वा की प्राण रक्षा का, और इसीलिए कंगुआ और पूर्वा का पुनर्जन्म होता है। यहीं पर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी है। पूर्वा ने कंगुआ को बचाने के लिए रस्सी काटी थी तो कंगुआ के अकॉर्डिंग उस पर ये ऋण था क्योंकि वो लास्ट में यही लाइन बोलता है। कंगा बोलता है मुझे कितने भी जन्म लेने पड़ जाए लेकिन मैं तेरा ऋण चुका कर ही रहूंगा। एंड दैट्स व्हाई इनका पुनर्जन्म होता है जहाँ इस बार कंगुआ को पूर्वा को बचाना ही बचाना है। बट पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद एक कंफ्यूजन पैदा होती है। बताता हूँ आगे क्या कंफ्यूजन है। एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव कंगुआ में प्रेजेंट रीइंकार्नेशन वाला फंडा अगर ना दिखाते तो मूवी और भी अच्छी हो सकती थी। 1070 AD में ही कहानी अगर शुरू होकर खत्म हो जाती तो मूवी इतनी वीक फील ना होती क्योंकि जो प्रेजेंट टाइमलाइन हमें दिखाई गई थी 2024 की वो बहुत ही क्रिंज थी, रियली में बहुत ही क्रिंज। यह सीरियसली कंगुआ रीराइट वीडियो तो बनती है तो वीडियो कब चाहिए। ओके अब हम लोग एंडिंग पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी एंडिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे। फ्रांसिस यहाँ पर कंगुआ का रीइंकार्नेशन है और जेटा जो यहाँ पर हमें बच्चा देखने को मिला वो है पूर्वा का रीइंकार्नेशन। यहाँ मूवी हमें दिखाती है जेटा के पास कुछ सुपर पावर्स हैं जिससे वो सभी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। अब ये पावर्स इसके पास कैसे आए इसको लेकर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमें इतना मालूम पड़ चुका है कि इस बच्चे के पास कुछ सुपर पावर्स हैं एंड यही बच्चा आगे चलकर कंगुआ 2 में
में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मूवी की स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखाई गई थी जहाँ पर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, उसे रन कर रहा था एक अननोन पर्सन। सो ये जो विलन था, पहले तो मैं सोच रहा था कि ये बॉबी देओल ही होगा, बट जब इसका फेस रिवील होता है तो आई एम टोटली शॉक, लिटरली शॉक। ये विलन और कोई नहीं बल्कि कार्ती थे। अब ये न्यू विलन कौन था ये हमारे माइंड में चल ही रहा था। इतने में ही हम पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, उसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि आखिरकार ये न्यू फेस है किसका। तो पोस्ट के सीन में रिवील होता है कि उदिरन के एक्चुअली में 3 बेटे नहीं बल्कि 4 बेटे थे और चौथा बेटा एक्चुअली में नाजायज था, जो कि एक दासी से जन्मा हुआ था। इसी नाजायज के धब्बे के कारण ये कभी भी अर्थी का राजकुमार नहीं बन पाया। यहीं पर ये सारी चीजें रिवील की जाती है। उदिरन की ये नाजायज औलाद दिखने में काफी सनकी लग रही थी, रक्तांगसन यही है इसका नाम। उदिरन के बाद अब ये मुखिया बनेगा, बट यहीं पर हमें ये बताता है ये थ्रोन पर तभी बैठेगा जब ये कंगुआ के खून से बात करेगा। ठीक है, यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि पास्ट में अभी कहानी बाकी है, रक्तांगसन और कंगुआ के बीच एक वॉर और होनी है। ओके ठीक है, हम समझ गए। अब अगर तुमने नोटिस किया हो प्रेजेंट में जब इसका फेस रिवील हुआ था यानी प्रेजेंट टाइमलाइन में, तो ये फ्रांसिस को देखकर फ्रांसिस नहीं बल्कि कंगुआ बोलता है। कंगुआ यानी इसे ये नाम कैसे याद था? क्या इसने टाइम ट्रेवल किया है या फिर इसके पास भी कोई सुपर पावर्स है? इस बारे में मूवी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती। मूवी जाते जाते 2 सवाल छोड़कर जाती है कि ज़ेटा के पास सुपर पावर्स कैसे आई और रक्तांगसन को कंगुआ के बारे में कैसे पता है। इन सभी चीजों का जवाब हमें कंगुआ पार्ट 2 में ही मिलेगा। तो भाई पार्ट 2 भी देखो। अब पास्ट में रक्तांगसन की एंट्री के बाद क्या हुआ, किसने किसे मारा, इस बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता। अब कंगुआ और पूर्वा का रीइंकार्नेशन तो हमें समझ आ रहा है कि इनका रीइंकार्नेशन किस लिए हुआ है, बट रक्तांगसन का रीइंकार्नेशन इसको लेकर डाउट क्लियर नहीं हो रहा। पास्ट में ऐसा क्या हुआ होगा, अब इसको लेकर मेरे पास तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोरताल सेबा ने इसको लेकर क्या क्या लिखा है वो तो हमें पार्ट 2 ही समझाएगा। सो आई होप सो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखने के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।